एसोस एक ऐसी कंपनी थी जिसने ज़ेनफोन की लाइनअप के साथ एंट्री इंडिया में तब ली थी जब इंडिया के अंदर 2014 में Xiaomi, ओप्पो, वीवो ये सब कंपनीज आ रही थी और इन चाइनीज कंपनी के साथ एसोस भी आ गई मार्केट के अंदर। और एसोस को ये लगा था कि जैसे उन्होंने पीसी बिजनेस के अंदर एक मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट कर ली और अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर निकाल दिए, वैसे ये लोग अपने एंड्रॉइड फोन्स भी यहाँ पर बेच लेंगे। वो शुरुआती दिनों में इनके एंड्रॉइड फोन्स भी काफी इंटरेस्टिंग थे। शुरुआती दिन में जो एसोस की ज़ेनफोन सीरीज थी वहां पर आपको इंटेल पावर्ड प्रोसेसर्स के साथ फोन देखने को मिलते थे। उसके बाद वो अपनी एसोस की ज़ेनफोन 2 सीरीज लाई जिसके अंदर बजट के अंदर ज़ेनफोन 2 लेजर जैसा फोन लेकर आए थे। स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ भी इन्होंने अपने फोन्स को निकाला था। इसके बाद कहानी में चेंजेस तो तब आते जब ज़ेनफोन 3 लाइनअप आते और इनके फोन पहले अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव होते थे, कंपेटिटिव होते थे, एकदम से प्रीमियम हो जाते और एकदम से इनके फोन की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। हालांकि उस जमाने में एसोस को काफी ज्यादा नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव बैकलैश मिला था और फिर 2018 में ज़ेनफोन अपनी अभी तक की सबसे पॉपुलर लाइनअप को निकालती जो थी ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 और प्रो M2 सीरीज। ये एक ऐसे फोन थे बजट कैटेगरी के अंदर जो बहुत ही ज्यादा कमाल के थे और जिन लोगों ने इनके फोन्स को यूज किया था उन लोगों को इनके फोन्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, क्वालिटी थी और उस जमाने के हिसाब से ओवरऑल एक अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहे थे। इवन सरप्राइजिंग चीज तो ये थी कि एसोस उस जमाने में हेड टू हेड कंपीट कर रही थी Xiaomi से जो अपनी Redmi की नोट सीरीज निकाल रहा था। उस जमाने में Realme बिल्कुल नई नई शुरू हुई थी लेकिन Realme के साथ भी कंपटीशन था और एसोस भी बहुत अच्छे फोन्स यहाँ पर निकाल रही थी। लेकिन फिर 2019 के बाद से कुछ ऐसा होता है जिसके बाद एसोस के फोन्स इंडिया में आना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं और आफ्टर 2020 इनके मोबाइल फोन में इंटरेस्ट टोटली खत्म होता हुआ चले जाता है। और कभी ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों हो गया कि 2020 के बाद बिल्कुल ही मोबाइल फोन्स बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। इवन हर साल एक ऐसी रिपोर्ट भी आती है जिसमें यह क्लेम किया जाता है कि शायद एसोस अपनी ज़ेनफोन की लाइनअप को टोटली यहाँ पे खत्म कर दे और शायद आने वाले कुछ साल में बिल्कुल सच भी हो सकता है। देखो उसके सिंपल से रीजन है कि एसोस उस जमाने में इंडिया में आई थी जब इंडिया के अंदर स्पेसिफिकेशन वॉर, प्राइस वॉर चल रही थी और लोगों को कम से कम रेट में अच्छे से अच्छा फोन दो और एसोस ने ये चीज शुरुआती दिनों में दी थी और एसोस के फोन्स मार्केट में पॉपुलर भी हुए थे। ऑनलाइन मॉडल के अंदर इन्होंने अपने बहुत बढ़िया फोन्स को यहाँ पर बेचा था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब ये ऑफलाइन के अंदर जा रहे थे, अपनी ब्रांड इमेज के अंदर इतने बड़े चेंजेस कर रहे थे कि जैसे उस जमाने में ओप्पो और वीवो एडवर्टाइजिंग में करती। लेकिन ये स्ट्रेटेजी उनकी बिल्कुल ही बैकफायर हो गई। फिर मैक्स प्रो M1, मैक्स प्रो M2 ऐसे प्रोडक्ट थे जो इंडिया में ऑनलाइन लेवल पर इनके काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे। लेकिन 2019 में एक ऐसी चीज थी जिसमें इंडिया में जा रही एक अच्छी कंपनी को ना सीधे सीधे यहाँ पे रोक दिया और वो था इनका ज़ेन मोबाइल के साथ लीगल इशू, जिसके अंदर इनके ऊपर ये क्लेम था कि ज़ेन का जो ट्रेडमार्क है दूसरी कंपनी के साथ है और ज़ेनफोन नाम से आप अपने फोन्स को इंडिया में नहीं बेच सकते। इस वजह से उस जमाने में जो एसोस के फोन्स आ रहे थे जो इनोवेटिव थे, जिसके अंदर रोटेटिंग कैमरा लगा हुआ था, ट्रू बेजललेस डिजाइन था, उनको एसोस अपनी जी सीरीज बना के लाया था। फिर देखा है तो एसोस अपनी 8 और 9 इन फोन्स के ऊपर फोकस करता है अराउंड 2020 जब ग्लोबल लेवल पे पेंडेमिक सिचुएशन थी और एसोस अपने छोटे और कॉम्पैक्ट फोन्स को लेकर आता है। देखो छोटे और कॉम्पैक्ट फोन्स ग्लोबल लेवल पे कुछ हद तक चलते हैं लेकिन नीश मार्केट रहता है और ये वाली चीज एसोस को समझ में आ गई थी कि यहाँ पे अगर छोटे कॉम्पैक्ट फोन अगर वो निकालता रहेगा तो एक छोटा सेगमेंट मार्केट का पकड़ सकता है। लेकिन उसको ये भी पता था कि गेमिंग वाला मार्केट बढ़ रहा है और गेमिंग को हम बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं। इसलिए 2018 में ही जब इंडिया ग्लोबल लेवल पे PUBG मोबाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था तभी एसोस अपनी ROG गेमिंग सीरीज लेकर आता है और ROG के जो फोन्स होते टोटली गेमिंग सेंट्रिक होते, यानी कि बढ़िया प्रोसेसर देंगे, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देंगे, अलग अलग एक्सेसरीज देंगे जिस कारण से गेमर्स इसके फोन को पसंद करें और ये चीज यहाँ पे चलती है। गेमिंग के लिए लोग इनके फोन्स को लेते हैं लेकिन वही प्रॉब्लम है कि इनके जो फोन्स रहते हैं बहुत ही ज्यादा प्रीमियम रेंज के अंदर आते हैं और इतने महंगे फोन शायद लोग अफोर्ड ना कर पाए। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि गेमिंग के बारे में बात है कि आज भी अगर 2025 की बात करें कि यहाँ पे जो लोग एग्जैक्टली में गेमिंग करते हैं ना उनके फोन्स का जो बजट होता है वो 30,000 रुपए से कम ही रहता है और लोग 15,000 से लेके 25,000 30,000 तक ही स्पेंड करते एक अच्छे गेमिंग फोन के लिए क्योंकि उन्हें उसमें गेमिंग करनी है। और जैसे ही 30,000 रुपए के ऊपर का बजट जाता है तो ज्यादातर लोग जो मोबाइल फोन खरीद रहे हैं उनके पास शायद गेम खेलने का भी टाइम नहीं रहता।
इस वजह से वहाँ प्रायोरिटी अलग बदल जाती है। ये एक छोटा सा रीजन है कि गेमिंग फोन कभी भी इंडिया में इतने ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि इनकी पोजीशनिंग ही वैसी नहीं थी जहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके गेम खेलने के लिए। क्योंकि गेमिंग फोन के अंदर एक हाई एंड प्रोसेसर होता है, एक अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले दिया जाता है और ओवरऑल गेमिंग का अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो गेमिंग फोन बनाते बनाते प्रोडक्ट की कीमत महंगी हो जाती है और उस रेंज में कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदल जाती है। गेम खेलने वाला 50,000 60,000 रुपए नहीं डालने वाला, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गेमिंग के लिए वो उतना अच्छा फोन तो ले लेगा, लेकिन उस रेंज में जब फोन खरीदने जाते लोग तो गेमिंग तो एक प्रायोरिटी है, लेकिन लोगों को एक अच्छा डिजाइन, कैमरा, लुक, सॉफ्टवेयर, सारी चीजें चाहिए, जिस वजह से गेमिंग फोन्स का जो मार्केट है वो इंडिया में बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। हालांकि एसुस अपने ROG सीरीज के फोन्स इंडिया में निकालती है, लेकिन ROG सीरीज को इंडिया में इतनी ज्यादा सक्सेस मिली नहीं। इवन ग्लोबल लेवल पर भी ताइवान और जो साउथ ईस्ट एशिया रहते हैं वहां पे हैंडल्ड गेमिंग का कल्चर ज्यादा है, जिस वजह से वहां पे जो एसुस के गेमिंग फोन है वो चलते हैं। और यही देख के एसुस ने अपनी ROG LE सीरीज निकाली, जिसमें एक हैंड हेल्ड पॉकेट गेमिंग कंसोल जैसा उन्होंने बनाया कि लोग गेमिंग को एक हैंडहेल्ड कंसोल में यूज कर सके और AAA टाइटल्स को वहां पे एंजॉय कर सके। वो भी एक इंटरेस्टिंग और एक नीश कंसेप्ट है जो एसुस वहां पर ले गए। लेकिन इस टाइप की भी प्रोडक्ट कैटेगरी इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि इंडिया में जो मेजोरिटी गेमिंग होती है मोबाइल फोन के थ्रू रहती है और लोगों का इतना बजट नहीं है कि ज्यादा महंगा एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर जाकर ले। लेकिन कहानी सब यहीं पे खत्म नहीं होती। एसुस की अगर मैं वापस ज़ेनफोन वाली लाइनअप पे आऊं तो उनके साथ इश्यूज थे, जैसे कि शुरुआती दिनों में कॉम्पैक्ट फोन निकाले, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई थी इनके बूट लोडर अनलॉकिंग के साथ, जहाँ पे इन्हें काफी ज्यादा इशू देखने को मिला। यहाँ तक कि क्लेम किया गया था इनका सॉफ्टवेयर में काफी रिफाइनमेंट होगी, काफी फीचर्स आएंगे, वहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर डिले था। यहाँ तक कि कुछ एसुस के फोन्स के अंदर हार्डवेयर इश्यूज भी थे, जिस कारण से मार्केट के अंदर काफी बड़ा नेगेटिव परसेप्शन बना। और इसी वजह से एसुस जैसी कंपनी दुनिया भर में कई जगह फोन बेचती थी, इंडिया की बात नहीं, लेकिन कई जगहों से उन्होंने कट बैक किया और इंडिया में भी जो ज़ेनफोन की Z सीरीज आती थी वो भी यहाँ पे खत्म कर दी। और फिर एक जमाने में जब कॉम्पैक्ट फोन यहाँ पर चलाते थे तो वो भी इन्होंने यहाँ पे खत्म करके अल्ट्रा वाले फोन्स को निकालना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि लोग इनके अल्ट्रा फोन को क्यों लेंगे जब मार्केट में ऑलरेडी सैमसंग का अल्ट्रा मौजूद है, चाइनीज कंपनीज का अल्ट्रा मौजूद है, तो एसुस के पीछे यहाँ पर क्यों जाएंगे। देखो सिंपल सा रीजन है कि एसुस का देखा है तो बिजनेस बहुत बड़ा था और बहुत अलग अलग लेवल पे काम करते थे। फॉर एग्जांपल एसुस यहाँ पे पीसी हार्डवेयर बिजनेस से आया था और पीसी हार्डवेयर में एक अच्छा नाम कमाया था। फिर ये फोन बिजनेस और लैपटॉप बिजनेस में धीरे धीरे ग्रो करने लगे, लेकिन कुछ इश्यूज थे। स्पेशली बात किया तो सर्विस के एक इशू है, जिसके अंदर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स के ऊपर ये लोग रिलाई करते हैं और आज भी थर्ड पार्टी सर्विस इतनी अच्छी नहीं प्रोवाइड कर पाते एसुस के लैपटॉप्स को। और यही सेम चीज एसुस के फोन्स वगैरह के साथ भी कंटिन्यू थी। हालांकि फोन के अंदर इन्होंने देख लिया चाइनीज कंपनी से कम्पीट करके, जहां पे इन्हें समझ में आया कि चाइनीज कंपनी से कम्पीट करना उनके लिए कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि जहां चाइनीज कंपनी सस्ते से सस्ते में प्रोडक्ट निकालती रहेंगी तो उन्हें भी यहाँ पे कट डाउन करना पड़ेगा। और चाइनीज के पास यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल एडवांटेज है, जिस कारण से वो डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर सकते। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे बीच में ही रास्ता छोड़ दिया, यानी कि कोशिश करने के बाद इन्हें समझ में आया कि लंबे समय तक ये प्राइस वॉर वाला गेम नहीं खेल सकते, इसलिए वहां से क्विट हो जाओ और वहां फोकस करो जहां पे एसुस अच्छा काम करती है। जैसे कि पीसी हार्डवेयर हो गया, आपका ग्राफिक कार्ड्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, वहां पे फोकस करो। और आज भी देखा तो एसुस जैसी कंपनी इंडिया के टॉप 5 पीसी मेकर्स में आती है, जहां पे HP, लेनोवो, डेल, एसर के बाद एसुस का नंबर आता है। एसुस के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी पीसी वाला बिजनेस है, जहां पे वो लोग नई नई चीजें और नए नए इनोवेशन, नई नई चीजें ट्राई आउट करते रहते हैं। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर आफ्टर सेल सर्विस वाली इशू एक ऐसी चीज है जिससे आज भी यहाँ पे थोड़ा सा जूझ रहा है। इवन देखा तो आने वाले कुछ साल के बाद अगर एसुस अपनी ज़ेनफोन डिवीजन को टोटली यहाँ पर बंद कर दे तो भी कोई यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज नहीं होगी। इवन ये भी हो सकता है कि आगे चल के ROG फोन ये लोग बनाते हैं, इसको भी यहाँ पे टोटली खत्म कर दे और जो हैंड हेल्ड ROG LI जो गेमिंग कंसोल हैंड हेल्ड बना रहे हैं सिर्फ उसी पर फोकस करे, तो ये बात भी हो सकती है। देखो सिंपल सी बात है, स्मार्टफोन बनाने बिजनेस जो रहता है ना वो बहुत कम्पिटिटिव रहता है। यहाँ पे आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ता है और मार्केट के अंदर रेलेवेंट बने रहना पड़ता है, जिस वजह से आप यहाँ पे चलते हो। एसुस के साथ यही प्रॉब्लम थी, ये कम्पिटिटिव कभी कभी होते थे, हर बार नहीं होते थे। अगर लगातार कम्पिटिटिव होते रहते और कुछ ना कुछ यहाँ पर निकालते रहते, भले ही कंपनी इतना ज्यादा पैसा फोन बिजनेस से ना कमाए, लेकिन आपके पास दूसरा सेगमेंट है पैसे बनाने का, अगर वहां से ज्यादा बनाते रहते और यहाँ पे थोड़ा बंद करते रहते तो शायद लंबे समय तक बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग क्रिएट कर लेते और इंडिया में चाइनीज कंपटीशन के खिलाफ
काफी टाइवानीज कंपटीशन भी यहाँ पे क्रिएट हो सकता था। इसके साथ ही बात की जाए तो ROG फोन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना मेरी तरफ से थोड़ा मिस्टेक थी, क्योंकि गेमिंग एक ऐसी कैटेगरी थी जो ग्रो तो हो रही थी लेकिन लोग उसके लिए ज्यादा पैसा देना पसंद नहीं कर रहे थे, और वो चीज आज भी ट्रू है। अगर ROG जैसी सीरीज में अगर एक अच्छा गेमिंग फोन अगर मिड रेंज में निकालते तो वो यहाँ पे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता। यानी कि इंडिया के लिए अगर आप इंडिया में फोन्स बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा डिजाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक महंगा ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्ट बनाए, उसी को ग्लोबल लेवल की प्राइसिंग पे इंडिया में ले आओ और वो इंडिया में चल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इंडिया में अगर फोन बना रहे हो तो प्राइसिंग, फीचर, हर एक चीज का बैलेंस होना चाहिए और उसे उस रेट में मिलना चाहिए जिस रेट में इंडिया का कंज्यूमर यहाँ पे डिमांड करता है। लोगों की डिमांड और परसेप्शन चेंज होता रहता है, लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं होती वो होती है कीमत। लोग आज भी ज्यादा पैसा खर्चा करना पसंद नहीं करते किसी प्रोडक्ट के ऊपर, इसीलिए आज भी स्कीम, डिस्काउंट, ऑफर्स का वेट करते हो। जब सेल आती है तभी यहाँ पे लोग जाके मोबाइल फोन लेते हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो हाँ, एसोस जैसी कंपनी के लिए फीडबैक इधर ये रहेगा कि अगर फ्यूचर में अगर हम मोबाइल फोन्स लेकर आना चाहें तो कंपेटिटिव प्राइसिंग में एक अच्छे प्रोडक्ट को अगर इंडिया में अगर इंट्रोड्यूस करे तो शायद यहाँ पे एक अच्छा कमबैक हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो लैपटॉप बिजनेस इनका थोड़ा सा यहाँ पे लूज हुआ है, जहाँ पे लोग सीधे 5th पोजीशन पर आ गए, जहाँ एक जमाने में टॉप 3 पे खेला करते थे। तो वो भी एक नेगेटिव साइन हो सकता है कि एसुस को ना अपने प्रोडक्ट और पोर्टफोलियो को भी थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ड्यूरेबल बनाने की जरूरत है कि प्रोडक्ट एक ऐसा बनाओ जिसके अंदर आगे चल के कोई इश्यूज ना आए, और अगर इश्यूज आते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर काम करो, जिससे लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप्स के अंदर वो उन्हें लंबे समय तक देखने को ना मिले। इसके लिए वो फर्स्ट पार्टी सर्विस सेंटर वगैरह अगर ओपन करना चाहे खुद के बनाए हुए तो वो ओपन कर सकते हैं। और फाइनली बात ये रहेगी कि एसुस को ना यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर अभी भी फोन बिजनेस में आना, तो सच बता रहा हूँ अभी भी मौका है कंपेटिटिव प्राइसिंग के अच्छे प्रोडक्ट निकाल के अभी भी इंडियन मार्केट को क्रैक कर सकती है, क्योंकि इंडिया मार्केट अभी भी ग्रोथ में है। ग्लोबल लेवल पे डिक्लाइन आ गया लेकिन इंडिया में अभी भी मौका है ग्रो करने का। देखते हैं क्या रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए बात करें तो शायद ज़ेनफोन की जो सीरीज है अब शायद बहुत ही कम चांसेस है कि आपको कभी यहाँ पर देखने को मिले। देखते हैं क्या होता है। मेरे को एक ज़माने में ज़ेनफोन के फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, लेकिन हाँ दिक्कतें थी, सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, सर्विस अच्छी नहीं थी, और अगर वो छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व करते, प्राइसिंग अगर अच्छी रखते और नए नए चिपसेट्स के साथ बढ़िया फ़ोन निकालते तो शायद आपके समय में कहीं ना कहीं शायद इंडिया के टॉप 5 स्मार्टफोन मार्केट में होते। क्योंकि बात यही है कि 10 साल पहले इंडिया मार्केट में एंट्री ली थी, 2018 में भी एक अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नीचे चलते चले गए। बाकी अगर आप लोगों ने एसुस वगैरह के फोन अगर यूज करे तो आपको जो फीडबैक वगैरह ना नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।